अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स कोर्स। आज हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर स्टाइल्स, उसको कंटिन्यू करेंगे। सो बिफोर मूविंग आवर टुडेज लेक्चर, थोड़ी सी बात कर लें कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या बात की थी। जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की बात शुरू की थी, बल्कि उससे आगे मूव कर गए थे। उसमें हम लोगों ने आर्किटेक्चर की पार्टीशनिंग पे बात शुरू की थी कि अगर हमें आर्किटेक्चर की अंडरस्टैंडिंग के लिए में उसकी पार्टीशन की तरफ जाती हैं इजीनेस के लिए, तो यहाँ पे हमने देखा कि एक बिग प्रॉब्लम है। उसको सॉल्यूशन के लिए हम डिवाइड एंड कंकर को यूज़ करते हुए उसको स्प्लिट डाउन करते हैं इनटू स्मॉलर पार्ट्स अगेन स्मॉलर पार्ट्स, यानी कि ये चीज़ उस वक्त तक चलती रहती है जब तक कि हम वो सॉल्यूशन को इंडिपेंडेंटली सॉल्व नहीं कर सकते या आसानी के साथ सॉल्व नहीं कर सकते। उसके बाद हमने देखा कि अगर इस पार्टीशन में कितने तरीक़ों से की जा सकती है इस पार्टीशन को, तो हमने देखा एक हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग थी और दूसरी वर्टिकल पार्टीशनिंग थी। जो हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग थी इसमें रूल ऑफ थंब ये था कि हायरार्की थी, यानी कि हमारे पास फर्स्ट हायरार्की है, सेकंड हायरार्की है। तो यहाँ पे जितने भी हायरार्किकल मॉडल है, जितनी भी हायरार्किकल एलिमेंट्स हैं, वो सारे के सारे कंटिन्यूसली मतलब कि कलेक्टिवली किसी टास्क पे काम करते हैं, उनको इनपुट मिलती है, उस इनपुट के अगेंस्ट में वो लोग प्रोसेसिंग करते हैं और प्रोसेसिंग करने के बाद आउटपुट या रिजल्ट जनरेट करते हैं। इस हायरार्की ने जो रिजल्ट आउट प्रोड्यूस किया है वो रिजल्ट यूज़ करती हैं जी सेकंड हायरार्की, जो सेकंड मॉड्यूल की हायरार्की। इसकी जो फर्स्ट मॉड्यूल की हायरार्की है वो सेकंड मॉड्यूल की ये एज ए इनपुट होगी, वो इसकी प्रोसेसिंग करेगा, आउटपुट जनरेट करेगा और वो जो आउटपुट है फिर नेक्स्ट मॉड्यूल के लिए वो एज एन इनपुट काम करेगी। तो हमने डिस्कस किया था कि इस हायरार्की में जितने भी मॉड्यूल हैं वो कलेक्टिवली काम करते हैं और जो भी उनको टास्क असाइन किए जाते हैं उस पर कलेक्टिवली काम करते हैं। दूसरा मेथड जो पार्टीशनिंग करने का था वो था जी वर्टिकल पार्टीशनिंग। इसमें क्या था, इसमें हमारे पास जो हायरार्की थी डिफरेंट मॉड्यूल्स की, उस हायरार्की में ख़ास बात ये थी कि जो टॉप लेवल के ऊपर जितने मॉड्यूल्स थे वो सारे के सारे डिसीजन मेकर थे, यानी कि कंट्रोलिंग की जो पावर है वो टॉप लेवल मॉड्यूल्स के पास थी। और उसके बाद जो सबसे लोअर में हमें, जैसे मैं यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, तो सबसे बॉटम के ऊपर एलिमेंट्स थे, जो कंपोनेंट्स थे, वो वर्कर थे, इनपुट लेके उसको प्रोसेसिंग करना, ये सब काम उन्होंने करना था। लेकिन कौन क्या करेगा, उसकी सारी कंट्रोलिंग किसके पास है, वो सारी की सारी टॉप लेवल मैनेजमेंट या जो हर लेवल पे एलिमेंट्स है उनके पास है। तो ये दो तरीके से हम लोगों ने पार्टीशनिंग की बात की थी। उसके बाद फिर हमने देखा कि जो जेनेरिक किस्म का किसका काम है, मतलब जो आर्किटेक्चर स्टाइल्स हैं, बजाय कि हम अपने आर्किटेक्चर स्टाइल्स पे काम करें, अपना आर्किटेक्चर स्टाइल प्रपोज करें, उस पर वर्क करें, उस पर कई साल लगा दें, तो बेहतर है कि हम जो एग्जिस्टिंग आर्किटेक्चर स्टाइल्स है उनकी बात करें। और उसमें तीन एलिमेंट्स हमने देखा था कि सारे के सारी आर्किटेक्चर स्टाइल में हम तीन चीज़ें ज़रूर देखेंगे, वो क्या है दोबारा रिवाइज करेंगे। और उन आर्किटेक्चर स्टाइल में जो पहला आर्किटेक्चर स्टाइल था रिपोजिटरी आर्किटेक्चर स्टाइल, उसको हमने बात की थी। और रिपोजिटरी के लिए हम दोबारा, हमारे पास एक सेंट्रल रिपोजिटरी है, सारे के सारे जो क्लाइंट्स हैं वो इसी के साथ एसोसिएट हैं। और वो रूल ऑफ थंब सिंपल सा है, वो ये है कि जितने भी क्लाइंट्स हैं एक्सक्यूज मी, जितने भी क्लाइंट्स हैं वो इंडिविजुअल सारे के सारे जो प्रोसेसिंग है वो इसी के थ्रू करेंगे और इसी से डेटा फैच करेंगे। और यहीं पे जो कॉमन रिपोजिटरी है, सारे के सारे जो क्लाइंट्स हैं इसी के लिए यही सेंट्रल हब है, यही सब कुछ है, यही प्रोसेसिंग है, यहीं पे वो अपनी इनपुट ले सकते हैं, यहीं पे आउटपुट जनरेट करके वापस स्टोर कर सकते हैं। और ये जितने भी क्लाइंट्स हैं ये आपस में डायरेक्ट कम्युनिकेट भी नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास कुछ रिपोजिटरी आर्किटेक्चर स्टाइल की एग्जांपल देखी थी। और हमने देखा था कंप्यूटर डिज़ाइन और बहुत सी ऐसी जगह पे जहाँ पे ये आर्किटेक्चर स्टाइल बहुत सूटेबल है। तो आज हम जिस आर्किटेक्चर स्टाइल की बात करेंगे वो है जी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, वेरी वेरी फेमस आर्किटेक्चर स्टाइल। तो दोबारा जी आर्किटेक्चर स्टाइल की हमने बात की थी और मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था जेनेरिक आर्किटेक्चर स्टाइल से मतलब क्या है, कि जो किसी डोमेन के हिसाब से, तो मैं इसको नहीं कह रहा या किसी एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक जेनेरिक किस्म का, एक टेम्पलेट किस्म का, एक जनरल किस्म का आर्किटेक्चर स्टाइल है जो कि एप्लीकेबल हो सकते हैं काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम सोल्यूशन के लिए। रूल ऑफ थंब है क्या,
हम चाहते ये हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम है उसको सिंप्लीफाई किया जा सके। कैसे हम अपने प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर सकते हैं? सिस्टम आर्किटेक्चर को डिफाइन कर सकते करके। अब सिस्टम आर्किटेक्चर की डेफिनेशन है कि जो आर्किटेक्चर स्टाइल जिसकी हम बात करेंगे उसकी डेफिनेशन करने के लिए हमने जो चूँकि हमने अब बात करें स्टाइल्स की, तो जितने भी स्टाइल्स हैं, जितनी भी कैटेगरी है, वो एम्फेसाइज करती है 3 चीज़ों के ऊपर। नंबर 1 तो हम देख सकते हैं जी, सेट ऑफ कंपोनेंट्स हैं। हर आर्किटेक्चर स्टाइल ने जब स्प्लिट डाउन करेगा प्रॉब्लम को, तो स्प्लिटिंग करेगा जो उन्हें हम कंपोनेंट्स कहेंगे। ठीक है जी। दूसरे नंबर पे हमें यहाँ पे नज़र आएगा सेट ऑफ कनेक्टर्स। अब देखें हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के कंपोनेंट्स आ चुके हैं। अब ये कंपोनेंट्स आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे? मसलन अगर जैसे हमने पार्टीशन में बात की थी, आर्किटेक्चर की पार्टीशनिंग में, कि एक जो हायरार्की है, जो सिंगल हायरार्की है, वो वर्किंग करेगी, इनपुट लेगी, उस पर कंपटीशन करेगी, आउटपुट जनरेट करेगी, और दूसरी हायरार्की जो है वो इसके आउटपुट को एज एन इनपुट लेगी। इसका मतलब है इनमें कम्युनिकेशन हो रहा है, तभी तो ये आपस में डेटा पास या आउटपुट इनपुट का आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन के लिए या आपस में कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करने के लिए इनमें बीच में कनेक्टर्स का होना लाजमी है। और थर्ड नंबर पे हमने बात की थी कुछ कॉन्स्टेंट्स। हर आर्किटेक्चर स्टाइल के कुछ कॉन्स्टेंट्स भी हैं। तो ये 3 चीज़ें हमें हर आर्किटेक्चर स्टाइल में डिस्कस करनी है जी। तो लास्ट टाइम भी हमने बात की थी कि जो कॉमनली प्रैक्टिसाइज है, दैट डजंट मीन कि सिर्फ यही आर्किटेक्चर स्टाइल हैं। तो इसकी एक बहुत बड़ी लिस्ट है, बहुत बड़ी तो नहीं है, बस बड़ी लिस्ट है। तो और वो स्पेसिफिक टू है किसी कैटेगरी के। जैसे रिपोजिटरी आर्किटेक्चर स्टाइल है, ये मैं डायरेक्ट आप तक पहुँच चुका हूँ रिपोजिटरी के लिए। बेसिकली ये शेयर आर्किटेक्चर स्टाइल, ठीक है, ये उसी के अंडर हमारे पास आती है। इसके अलावा अभी जो हम बात कर रहे हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, तो ये हम लास्ट टाइम देख चुके हैं। आज हम देखें क्लाइंट सर्वर को। तो क्लाइंट सर्वर जिसके अंडर कैटेगरी के अंडर आता है उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम या डिस्ट्रीब्यूटर एप्लीकेशन के अंदर ये काम करते हैं। तो इसके बाद हम पाइपलाइन फिल्टर की बात करेंगे। पाइपलाइन फिल्टर को बोलते हैं डेटा फ्लो ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। ठीक है जी। तो इस तरह से लेयर में हम हायरार्किकल आर्किटेक्चर की बात करते हैं। तो ये सब के सब किसी कैटेगरी में से हैं, क्योंकि हम प्योर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे। मे बी जब आप एडवांस क्लासेस में जाएं, वहाँ पे सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को डिटेल में देखें, तो सबसे पहले आप इनकी कैटेगरी को पढ़ेंगे। उन कैटेगरी के अंडर मतलब एग्जांपल है, जैसे रिपोजिटरी है, तो मैंने कहा ये शेयर्ड आर्किटेक्चर स्टाइल में आता है। तो लेकिन इसका मतलब यही नहीं कि इसके अंदर सिर्फ रिपोजिटरी ही आती है। ठीक है जी। तो और आपको इसमें बाकी भी ऐसे नज़र आएंगे। तो एनीवे वो हमारा अभी टॉपिक नहीं है आज का। तो हम आज हमारा आज फोकस होगा वो जी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के ऊपर होगा। इसमें क्लाइंट सर्वर में आर्किटेक्चर की जो पार्टीशनिंग है, जो प्रॉब्लम की पार्टीशनिंग है, वो जैसे मैंने कहा था कि हर आर्किटेक्चर में कुछ कंपोनेंट्स होंगे। जिन कंपोनेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी पार्टीशनिंग की जाती है उनको कहते हैं जी सर्वर्स, और नंबर 2 क्लाइंट्स। अच्छा, ये जो पूरा का पूरा आर्किटेक्चर स्टाइल का मॉडल नजर आएगा क्लाइंट सर्वर का, इसमें हम बात करेंगे सर्विसेज की। मतलब जो एक क्लाइंट जो हैं इनको सर्विसेज रिक्वायर होंगी, वो सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास होंगे सर्वर्स। यानी कि सर्वर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो ये बेसिक्स हैं सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। अब हमारी जो थिंकिंग है वो सर्विसेज की तरफ चली गई है, बजाय कि हम चाहें कि एक कंप्यूटर है या एक सर्वर है वो मल्टीपल डोमेन का काम करे। अब हम चाहते ये हैं कि ये जो सिंगल सर्वर है वो किसी सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ जाए, वो सिंगल सर्विस की तरफ जाए। एग्जांपल है यूट्यूब है, तो हम यूट्यूब की एप्लीकेशन से, यूट्यूब के सर्वर से ये उम्मीद करेंगे कि वो हमें वीडियो के सर्विस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, वीडियो अपलोड करेंगे, हम उसको वॉच कर सकेंगे, लाइक वगैरह, ये कि जितना भी इसका प्रोसेसिंग है यूट्यूब की, वो सारी की सारी होगी जी ऑन द बेसिस ऑफ वीडियोस। इसी तरह से आपको सर्वर के एग्जांपल ज़रा माइंड में लेके आएँ जो सिर्फ हमें जैसे यहाँ पे सिर्फ पिक्चर रिजाइड करती हैं। बहुत से सर्वर आपको ऐसे नज़र आएंगे जो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, जो कुछ ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। एग्जांपल है याहू का वेदर है, ये सर्वर आपसे सिर्फ डिमांड करता है मुझे सिटी का आप नेम बताएं। उस सिटी में
क्या क्या इस वक्त क्या वेदर है, आगे 7 डेज तक क्या वेदर होगा मैं आपको बता दूंगा। तो अब हम इस सर्वर से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकेंगे, ये नहीं करते कि जी आगे से हमें कोई गाना भी सुनाएगा, जी वीडियो भी, देखो मूवी भी दिखाएगा, नो। क्योंकि वो जो सर्वर है उसकी जो वो हमें जो सर्विस प्रोवाइड करेगा, हम एज अ क्लाइंट जो सर्विस रिक्वायर करेंगे वो वेदर की होगी। तो वेदर के अलावा हम उससे कोई चीज़ उम्मीद नहीं करेंगे। या दूसरे वर्ड में मैं याहू को ये नहीं कह सकता भाई मुझे बताओ आज फैसलाबाद का वेदर क्या और अगले 1 हफ्ते में क्या होगा। तो याहू का ये यूट्यूब का सर्वर है वो इस स्पेसिफिक टास्क के लिए नहीं डिज़ाइन हुआ पड़ा। तो रूल ऑफ थंब दोबारा वही आ चुका है जी कि सेट ऑफ सर्विसेज हैं जो कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और बहुत से क्लाइंट्स हैं, सेट ऑफ क्लाइंट्स हैं जो जिनको ये सर्विसेज रिक्वायर है। तो ये है जी सारी की सारी इसमें कहानी। अब वो सर्वर्स क्या हो सकती हैं जी, वो प्रिंटिंग की हो सकती है, डेटा मैनेजमेंट की हो सकती है, म्यूज़िक की हो सकती है, वेदर की हो सकती है, और भी ट्रांजेक्शन की हो सकती है, फाइल्स की हो सकती है, डॉक्यूमेंट्स की हो सकती है, और बहुत किस्म की सर्विसेज हो सकती हैं जो ये काम कर सकती हैं। तो रूल ऑफ थंब यहाँ पे ये डिफाइन हुआ कि इस आर्किटेक्चर में, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में जो पार्टीशनिंग करेंगे स्टाइल्स के, जो पार्टीशनिंग करेंगे प्रॉब्लम की, वो होगी जी ऑन द बेसिस ऑफ सर्वर्स एंड क्लाइंट्स। अच्छा, अब दूसरे नंबर पर ये जो सर्वर्स हैं ये अपनी सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं, डेफिनेटली एक सर्वर जैसे यूट्यूब का सर्वर है वो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वीडियो की, तो वो डेफिनेटली कोई ना कोई यूज़ कर रहे हैं इन सर्विसेज को। तो हम उसको यूज़ करते हैं अपने ब्राउज़र के थ्रू, अपने मोबाइल के ब्राउज़र के थ्रू, ऐप के थ्रू। तो हम क्लाइंट्स हैं जिनको ये म्यूज़िक की या मूवीज़ की सर्विसेज चाहिए। तो रूल ऑफ थंब पे ये डिफाइन हुआ, सर्वर्स सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, क्लाइंट्स ये सर्विसेज रिक्वेस्ट करेंगे, एक्वायर करेंगे। तो ये है जी इसका मेन थीम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर स्टाइल का। अच्छा, मैंने कहा हमने बात की थी कि जितने भी आर्किटेक्चर स्टाइल्स हैं या जितने भी स्टाइल्स हैं उनमें हमें 3 चीज़ें लाजमी देखनी है। नंबर 1 तो उसमें एलिमेंट्स कौन से हैं, नंबर 2 उनमें कनेक्टर्स कौन से हैं, नंबर 3 उसमें कंस्ट्रेंट्स कौन से हैं। तो अभी मैंने कहा कि इसमें जो कंपोनेंट्स होंगे वो क्या है जी, क्लाइंट और सर्वर्स होंगे। अब क्लाइंट और सर्वर ये आपस में कैसे कनेक्ट होंगे, ये कैसे कम्युनिकेट करेंगे, मसलन हम एज अ क्लाइंट कैसे अपनी रिक्वेस्ट को पुट करेंगे सर्वर को, और सर्वर आगे से हमारी क्यूरी को रिस्पॉन्ड कैसे करेगा। ये हमारे दरमियान जो कम्युनिकेशन होगा थ्रू नेटवर्क होगा। और नेटवर्क्स लोकल एरिया नेटवर्क भी हो सकता है, वो वाइड एरिया नेटवर्क भी हो सकता है, वायरलेस एरिया नेटवर्क, बट जो इसकी टाइप्स हैं वो सारे नेटवर्क बेस ये सारा काम करेंगे। तो कनेक्टर्स इनके बीच में नेटवर्क्स होंगे, किसी ना किसी नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होंगे। हम वायरलेस के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, वाइड्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, और इम्पोर्टेंट बात इसमें और भी ये है, क्लाइंट्स को पता होता है सर्वर्स का, सर्वर्स को क्लाइंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती। मतलब सर्वर हैं डू नॉट नीड टू नो, उनको इस बात की ज़रूरत नहीं है कि मैं एग्जांपल है जो याहू या फेसबुक का सर्वर है, उनको ये जानना इंपॉर्टेंट नहीं है कि इस वक्त कौन कौन से क्लाइंट मुझे एक्सेस कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको पता नहीं होता या वो जान नहीं सकते, मतलब उनका इसमें इंटरेस्ट नहीं है, वो जानना भी नहीं चाहेंगे। इसकी चूँकि कॉन्स्टेंट है ना इसके ऊपर के सर्वर को इससे कंसर्न नहीं होना चाहिए, कंसर्न नहीं होना चाहिए इस बात पे कि जी कौन इस वक्त आपकी सर्विस रिक्वायर कर रहा है। सर्वर का काम है सिर्फ से सर्विसेज प्रोवाइड करें। हम मे भी हमने एक स्पेसिफिक सर्वर रखा हो, बल्कि सर्वर होगा जो कि हमारे इस पूरी लॉगिंग को देख रहा होगा कि हमने कौन सी वीडियो अपलोड की, कौन सी डाउनलोड कर रहे हैं, कौन सी सिस्टम में जा रही है, सब चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन फॉर द टाइम बिंग बस ये समझ लें, जो क्लाइंट है इसको पता होना चाहिए मैं किस सर्वर से कम्युनिकेट कर रहा हूँ। सर्वर सिर्फ हमें रीडायरेक्ट कर देगा या वो सर्विस प्रोवाइड कर देगा। तो सर्वर आप सिंपल वर्ड में ये कह लें कि वो उसको ज़रूरत नहीं है जानने की कौन कौन से क्लाइंट्स हैं, कि मुझे तमाम क्लाइंट्स के बारे में जानने उसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे अब हमारे पास एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का एग्जांपल हमारे पास है जी। ज़रूरी नहीं कि एक ही सर्वर हो, और ये भी पॉसिबल नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ इसकी अक्ल में नहीं बात आती कि क्लाइंट भी सिंपल हो। मल्टीपल थाउजेंड्स या लाखों के हिसाब से क्लाइंट्स हो सकते हैं, इसी तरह हंड्रेड्स के हिसाब से, थाउजेंड के हिसाब से सर्वर भी हो सकते हैं, क्योंकि सेट ऑफ सर्वर सेट ऑफ क्लाइंट्स होंगे। इस मामले में यहाँ पे हम देख रहे हैं जी कि एक ये सर्वर है, दूसरा सर्वर ये है, तीसरे नंबर पर सर्वर ये है, फोर्थ नंबर पर सर्वर ये है, और ये सर्वर भी आपस में नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है। अच्छा, अब इसके बाद जब दूसरे नंबर पर देखें तो हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे डिफरेंट क्लाइंट्स। ये क्लाइंट है जी, ये क्लाइंट है, ये क्लाइंट है, ये क्लाइंट है, ये क्लाइंट है।
तो इस तरह से ये क्लाइंट सर्वर सर्विसेज प्रोवाइड, इसको सर्वर से रिक्वायर होगी यहाँ से, और ये आगे से रिस्पॉन्ड करेगा इसकी सर्वर के अगेंस्ट में। अच्छा, व्हाट विल हैपन कि अगर इस क्लाइंट को इस सर्वर की सर्विसेज रिक्वायर हैं, तो इस मामले में इसकी जो रिक्वेस्ट है वो पुट करेगा इस सर्वर को। ये सर्वर देखेगा कि ये रिक्वेस्ट उसके पास नहीं हो सकती, तो इसके पास यहाँ तक पहुँचने के नेटवर्क के थ्रू एक रास्ता तो ये हो सकता है, दूसरा वे आउट यहाँ पे ये हो सकता है। हम यहाँ पे बात कर सकते हैं, इधर को आ सकते हैं, उसके बाद इधर को मूव कर सकते हैं। तो रूल ऑफ थंब ये है कि नेटवर्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए हम सर्विसेज को स्प्लिट कर दिया, क्लाइंट्स डेफिनेटली स्प्लिट होंगे, और हर स्पेसिफिक सर्वर स्पेसिफिक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है जो कि स्पेसिफिक क्लाइंट्स को चाहिए। तो इस तरह से ये सारी की सारी कम्युनिकेशन होती है क्लाइंट्स और सर्वर के बीच में। मैं अब ये फ्लो अभी बहुत क्लियर आपसे अभी डिस्कस आपसे नहीं किया, तो वो भी नेक्स्ट स्लाइड में कर लेंगे। तो बस मैं बताने का मकसद ये था कि किस तरह से कनेक्ट किया जाएगा या कनेक्ट होते हैं क्लाइंट सर्वर के अंदर क्लाइंट्स और सर्वर्स। अब यहाँ पे देखें जी, अब हमारे पास एक सर्वर है जो कि लाइब्रेरी के अंदर जितनी भी कैटलॉग हैं उनको ये मेंटेन करता है, उसके बारे में इनकी इन्फॉर्मेशन है। ये वीडियो सर्वर है जिसके पास वीडियोस रिजाइड करती हैं, वो यूट्यूब का भी हो सकता है या कोई भी आप एंटी यूट्यूब या कुछ भी कह सकते हैं जिसके ऊपर ये, लेकिन स्पेसिफिक टास्क क्या है, ये वीडियो सर्विसेज प्रोवाइड करना इसका काम है। इस पर पूरी की पूरी मूवीज स्टोर है। ये पिक्चर सर्वर है, ये फ़ोटो स्टोर के तौर पर काम करता है, और ये आपको या हम सबको प्रोवाइड करता है फ़ोटो। बस ये आपके माइंड में ऐसा कोई सर्वर है जो फ़ोटो की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जो फ़ोटो स्टोर करता है और फ़ोटो ही की सर्विसेज में प्रोवाइड करता है। अगर आपके माइंड में कुछ आंसर आता है तो ज़रा कमेंट्स में तो बताएं कि वो कौन कौन सी सर्वर्स हैं जो सिर्फ पिक्चर्स की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, उसके बाद वेब सर्वर है, वेरी मच फेमस। जब आप लोगों ने अगर जॉब शुरू की एज अ वेब डेवलपर, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि हमारी एप्लीकेशन जब हम डिप्लॉय करते हैं, डिप्लॉय का मतलब जब इसको इंस्टॉल करेंगे तो हम वेब सर्वर पे इंस्टॉल करेंगे। वेब सर्वर आगे से कम्युनिकेट करेगा डेटाबेस सर्वर के साथ। तो इस किस्म की जो एप्लीकेशन में नज़र आएंगी तो वो वेब सर्वर जो हमें है वो स्पेसिफिक टू सर्वर के ऊपर हमें रीडायरेक्ट करेगा। एग्जांपल है जी, वेब सर्वर से डिमांड गई है जी कि हमें इस वक्त इस वीडियो तक जाना है, तो वो वीडियो सर्वर के साथ कम्युनिकेट करेगा। अगर हमें कोई पिक्चर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो पिक्चर तक लेके जाएगा। अगर हमें किसी कैटलॉग इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो कैटलॉग तक लेके जाएगा। तो ये एक मीडिएटर का काम करेगा, हमारी जो रिक्वेस्ट करेंगे हम सर्वर्स की और जो सर्विस प्रोवाइडर उनके बीच में। अब मल्टीपल क्लाइंट्स हैं हमारे पास, यहाँ पे क्लाइंट 1 है, क्लाइंट 2 है, क्लाइंट 3 है, क्लाइंट 4 है। अब ये बाई डायरेक्शनल है। बाई डायरेक्शनल का मतलब बहुत डायरेक्शन में डेटा की मूवमेंट होगी, रिक्वेस्ट की मूवमेंट होगी। ऑफ कोर्स अगर आप अपने सिस्टम पे बैठ के एक क्यूरी करते हैं गूगल को कि जी मुझे बताएं जी इस वक्त सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रिलेटेड कौन कौन सी लेटेस्ट बुक्स हैं, तो जब इन बुक्स को सर्च कर लिया जाएगा तो आपको उसकी रिस्पॉन्ड भी दिया जाएगा कि ये सर्वर्स हैं जिनके ऊपर ये बुक्स अवेलेबल हैं। तो अगर हम ये बाई डायरेक्शन नहीं होगा तो आपकी रिक्वेस्ट चली जाएगी, सर्वर आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकेगा, या आप रिक्वेस्ट नहीं कर सकेंगे, सर्वर आपको बता ही जाएगा कोई चीज़। तो ये बहुत डायरेक्शन में होगी। और मैंने अभी कहा था तीसरे नंबर पे क्या होगा जी, थ्रू इंटरनेट होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ इनके बीच में इंटरनेट है। तो इंटरनेट एज अ नेटवर्क कम्युनिकेट कर रहा है जी इस स्पेसिफिक डोमेन में, ठीक है जी। तो वो तीनों एलिमेंट्स हमारे पूरे आ चुके हैं कि हमारे पास क्लाइंट्स होंगे, सर्वर्स होंगे, उनके बीच में जो हमें नज़र आ रहा है जो वो नेटवर्क होगा। तो इस तरह से जो क्लाइंट सर्वर का वर्किंग है वो कुछ इस तरह वो अपने टास्क के परफॉर्म करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं जी इसकी। जैसे मैंने कहा था क्लाइंट्स नीड टू बी अवेयर ऑफ सर्वर्स, ठीक है जी। तो इसका अपोजिट क्या है, सर्वर is not required to know about clients or to know about all clients। तो इस तरह से ये ये इसके साथ कम्युनिकेट है, ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो होगा क्या कि हमेशा जो कम्युनिकेशन है वो इनिशिएट की जाएगी क्लाइंट साइड से। क्लाइंट जिसको डेफिनेटली होना भी ये चाहिए कि सर्वर है वो आपको यूट्यूब या वीडियो के सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, वेरी गुड। अब क्वेश्चन है
अगर वो आपको सर्विस रिक्वायर है, मतलब एक बंदा है वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन अगर वो आपको सर्विस नहीं चाहिए तो भाई आप फिर उसको रिक्वेस्ट पुट ही नहीं करेंगे। जब तक आप इनिशिएट नहीं करेंगे कम्युनिकेशन, सर्वर आपको खुद ब खुद उसके बारे में अपडेट नहीं करेगा, खुद उस वीडियो को आपको दिखाना नहीं शुरू कर देगा। तो क्लाइंट इनिशिएट करेगा कम्युनिकेशन को एज अ रिक्वेस्ट, और वो रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास, सर्वर आगे से उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करके आपको रिस्पॉन्ड करेगा स्पेसिफिक टू क्लाइंट, जिस क्लाइंट ने वो रिक्वेस्ट पुट की थी। तो इस तरह से जो क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन है वो काम करती है। एग्जांपल देते हैं हमारे पास एंट्री से। अच्छा, अब आप लोगों ने हम चाहते ये हैं कि एक क्लाइंट ने इनिशिएट की है एक रिक्वेस्ट के जी उसको मूव करना है जी NTU के सर्वर पे गूगल के थ्रू, फर्स्ट वो कहता है जी नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी का, उसके बाद एंटर कर देगा जी। आगे से जो गूगल का सर्वर है जो सर्वर है वो उसको गूगल के साथ या किसी भी दूसरे वेब सर्वर के साथ उसको कम्युनिकेट करेगा, और कम्युनिकेट करने के बाद जब उसको रिस्पॉन्ड आएगा तो इस तरह से वो जो हमारा क्लाइंट है उसको नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी के वेब सर्वर तक पहुंचा दिया जाएगा। आगे जो नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी की जो मल्टीपल जितने भी पेजेस हैं वो सारे के सारे क्लाइंट्स तक एक्सेसिबल हो जाते हैं, तो क्लाइंट्स उसको यूज़ करना शुरू कर देता है। तो इस तरह से अगर जिस सर्वर को मैंने कम्युनिकेट किया था उसने चूँकि मैं रीडायरेक्ट कर दिया वेब सर्वर की तरफ जो NTU का अपना खुद का है, तो इस तरह से उसके बाद ये अपनी सर्विस को कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, अब NTU का जो सर्वर है जो डिप्लॉयमेंट जब हमने इसकी की थी वो स्पेसिफिक टू नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन है। हम इस वक्त NTU के सर्वर पे बैठे हुए हम ये नहीं कह सकते मुझे हार्वर्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन दो, वहाँ पे कौन से प्रोग्राम ऑफर करते हैं किए जाते हैं, कौन सी वीडियोज़ हैं, कौन सी फैकल्टी है, तो ये नहीं है। तो इसका चूँकि इसके स्पेसिफिक टू NTU है, इसकी तरफ से स्पेसिफिक टू नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी है, तो रूल ऑफ थंब के मुताबिक ये जो हमें जो वेब सर्वर है NTU का, ये हमें यही चीज़ अगर हम चाहते हैं कि किसी दूसरी यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, कायदा में या कुछ भी है, तो उनके तरफ से प्रोवाइड करें तो फिर हमें इसकी डिप्लॉयमेंट को कुछ रूल रेगुलेशन को चेंज करने पड़ेंगे। तो क्लाइंट ने कम्युनिकेशन इनिशिएट की, जिस रिक्वायर्ड जो भी रिक्वायर्ड उसकी साइट है उसको उसने सर्च किया, सर्च करने के बाद पर्टिकुलर डिप्लॉयमेंट जहाँ पे वेब सर्वर है वहाँ तक उसकी रिक्वेस्ट को पहुँचाया गया। वेब सर्वर ने वो रिक्वेस्ट वापस फॉरवर्ड कर दी उस क्लाइंट तक। तो यही था कि क्लाइंट्स के बीच में कम्युनिकेशन जो होती है सर्वर तक, तो डेफिनेटली मैंने कहा था कि ये बाई डायरेक्शनल होगी, मतलब एक क्लाइंट जो सर्विस रिक्वायर करेगा तो उसको आगे इस सर्विस को रिस्पॉन्ड भी दिया जाएगा। अब इसमें कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटर आर्किटेक्चर में कुछ रिप्रेजेंटेटिव है। उसमें जो पहले नंबर पे जो सर्वर आप सिंपल कह सकते हैं सर्वर्स कितने किस्म के हो सकते हैं, तो जो आपको पहले नंबर पे आ रही है दैट इज़ फाइल सर्वर्स। अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूँ तो ये ऐसे सर्वर्स हैं जिन पे सिर्फ फाइल्स या डॉक्यूमेंट्स रिजाइड करते हैं। दूसरे वर्ड में जो क्लाइंट्स हैं वो इन सर्वर से सिर्फ रिक्वेस्ट करेंगे कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, वो वर्ड का हो सकता है, PDF का हो सकता है, पावर पॉइंट का हो सकता है, ये कुछ भी है। यानी कि जितने भी क्लाइंट्स हैं वो रिक्वेस्ट करेंगे इन सर्वर से किसी न किसी फाइल को। और इसका अगर मैं डिफरेंट एंगल से आपको समझाऊं तो वो ये था कि हमने कहा था जितने भी सर्वर्स हैं वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो मैं अगर इसका दूसरा एंगल देखूं तो वो ये है कि फाइल सर्वर्स हमें फाइल की डॉक्यूमेंट्स की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ओनली, मतलब जितने भी PDF, वर्ड, PPT या कुछ भी जो जिस सिर्फ फाइल्स की सर्विसेज प्रोवाइड करने का मकसद है, और ये कुछ और चीज़ प्रोवाइड नहीं करेंगे। वो फाइल की टाइप क्या है वो बात की बात है, सादा वर्ड में बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो रिक्वेस्ट हमें इस सर्वर तक आएगी वो फाइल्स की होगी, आगे से ये जो सर्वर जो रिस्पॉन्ड करें वो फाइल्स की ही होंगी। दूसरे नंबर पे बहुत ज़्यादा डेटाबेस सर्वर्स हैं। ये वो सर्वर्स हैं जिन पे कोई ना कोई डेटा रिजाइड होगा और वो डेटा प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, अब इन सर्वर्स तक पहुंचने के लिए एग्जांपल है, मैं ये कहना चाहता हूँ नादरा से या नादरा की एप्लीकेशन से कोई वो तमाम पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं उन तमाम का रिकॉर्ड शो करो जिनका ताल्लुक़ फैसलाबाद से या जिनका ताल्लुक़ लाहौर से, जिनका ताल्लुक़ कराची इस्लामाबाद से है, तो कोई ना कोई सीक्वल की कोई ना कोई SQL, ठीक है जी, तो कोई ना कोई SQL की क्यूरी जाएगी और इस क्यूरी के अगेंस्ट में, मतलब इसको रिस्पॉन्ड करने के लिए, इसको रिक्वेस्ट करने के लिए क्यूरी करना पड़ेगा इन सर्वर्स को,
और ये क्यूरी के बगैर हमारी वैसे अगर मैसेज को मुझे बताओगे मैं इंग्लिश में लिख दूंगा तो वो हमारी बात को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। तो एक क्यूरी लैंग्वेज होगी जो आप डेटाबेस सिस्टम में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इन सर्वर्स को में डेटा रिजाइड करता है, ये डेटा के सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो डेटा अगर आपको चाहिए तो आपको बताना पड़ेगा कौन सा डेटा चाहिए और कौन से डेटे के लिए हम क्यूरी करेंगे। ठीक है जी, वो क्यूरी डेटाबेस सर्वर्स तक जाएगी। ये डेटाबेस सर्वर्स उस क्यूरी के अगेंस्ट में आपको वो डेटा प्रोवाइड करेंगे जो आपको चाहिए होगा। तो क्लाइंट्स और सर्वर्स इनके बीच में क्यूरी के थ्रू ही कम्युनिकेशन हो सकेगी। मतलब आपने जो भी रिक्वेस्ट पुट करनी वो क्यूरी के थ्रू की वैसे नहीं हो सकती। तो वो तमाम सर्वर्स जो कि डेटा के सर्विस प्रोवाइड करें, जिनके बल्क्स में डेटा पड़ा हुआ है, जो जहाँ से हम इसको रिक्वायर करेंगे, तो उन्हें कहते हैं डेटाबेस सर्वर्स। थर्ड नंबर पर ट्रांजैक्शन सर्वर हमारे पास आ जाते हैं। तो ट्रांजैक्शन जो सर्वर्स हैं इनका काम क्या है जी, जो ट्रांजैक्शन सर्वर्स हैं ये ट्रांजैक्शन की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब ट्रांजैक्शन क्या हो सकती है, आप लोग एक एटीएम पे गए, एटीएम पे जाने पर लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद आपका आपने अमाउंट बताइए, आपने बैलेंस चेक करना तो बैलेंस आया, तो आपकी सब की सब ट्रांजैक्शन नोट हुई कि आप कब लॉगिन किया, आपने क्या चीज़ रिक्वायर की, आपको क्या चीज़ प्रोवाइड की गई। इस तरह आप जो फेसबुक पे जाते हैं तो आप लोगों ने एक वीडियो अपलोड की, उस वीडियो को कब एडिट किया, उस वीडियो में आपने कब उसको डिलीट कर दिया, तो सब के सब ट्रांजैक्शन है डेटा। इसकी ट्रांजैक्शन की सबसे बड़ी एग्जांपल मेरे ख्याल में बैंकिंग सिस्टम्स हैं। जब आप बैंक में जाते हैं, आप लोगों ने एक ट्रांजैक्शन इनिशिएट की है जी कि आपने डिपॉजिट करनी है कुछ अमाउंट अपने अकाउंट में, वो अमाउंट डिपॉजिट होके आपको मैसेज पहुंचता है जी कि आपने आपके अकाउंट में इतने पैसे डिपॉजिट कर दिए गए हैं। ये सारी की सारी चीज़ें ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। तो वो लाखों के हिसाब से लोग हैं कि डेली बेसिस के ऊपर अपनी ट्रांजैक्शन करते हैं डिफरेंट एप्लीकेशंस के ऊपर। तो वो ये एप्लीकेशन इन ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग के लिए, ट्रांजैक्शन के सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, जैसे मैंने बताया बैंकिंग की एप्लीकेशन सबसे बड़ी है। तो यहाँ पे जो रिक्वेस्ट पुट की जाती है क्लाइंट साइड पे वो ट्रांजैक्शंस की होती है, और ट्रांजैक्शंस के अगेंस्ट में हमें फिर एग्जांपल वो उसका रिस्पॉन्ड मिलता है। और आखिर में जो सर्वर हमारे पास आते हैं उसे कहते हैं जी ग्रुप बेस्ड सर्वर्स। ये वो सर्वर्स हैं जो कि हमें चैट की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। एग्जांपल है जी याहू के थ्रू हम चैट करते हैं, स्काइप के थ्रू हमारी जो ये स्काइप है बेल्डर बहुत बड़ी एग्जांपल है जी ग्रुप वेयर की, जहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स में भी अब ज़रा सोचिएगा, मुझे बताइएगा क्या व्हाट्सएप ग्रुप वेयर में आता है? क्या व्हाट्सएप हमें जो ग्रुप वेयर सर्वर्स की कैटेगरी क्या इसके अंदर रिजाइड करता था क्यों? ये ज़रा मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि अंडरस्टैंड कर सकें, और नहीं तो फिर सोचिएगा कि ऐसा है। ये वो सर्वर्स हैं जो डिफरेंट क्लाइंट्स को कम्युनिकेट करवाते हैं, आपस में कम्युनिकेशन करवाते हैं। वो कम्युनिकेशन वॉइस की भी हो सकती है, वो कम्युनिकेशन टेक्स्ट मैसेज की भी हो सकती है, वो कम्युनिकेशन वीडियो मैसेज की भी हो सकती है, वो कम्युनिकेशन ऑडियो की भी हो सकती है। तो किसी न किसी थ्रू डायरेक्ट कम्युनिकेशन के बाद लाइव भी हो सकती है। तो ये तमाम सर्वर्स जो ग्रुप वेयर सर्वर जिसे हम कहते हैं, इनका मकसद ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो चैट की है, कम्युनिकेशन की है, डिस्कशन की है, वीडियो की है, ऑडियो की है, टेक्स्ट की है, डॉक्यूमेंट्स की है, इमेजेस की है, सारी की सारी डिफरेंट क्लाइंट्स में डिफरेंट ग्रुप्स में इनकी आपस में कम्युनिकेशन करवाते हैं। तो फाइल सर्वर में क्या हुआ जी, फाइल सर्वर में हमने जो फाइल रिक्वेस्ट की जाती है आगे से फाइल हमें रिस्पॉन्ड मिलती है। डेटाबेस में डिफरेंट डेटाबेस रिजाइड कर रहा है और डेटाबेस को एक्सेस किया जाता है थ्रू SQL सीक्वल जिसे मैं कह रहा हूँ, उसके क्यूरी करके। ट्रांजैक्शन सर्वर्स हैं जो मैंने बताया सबसे बड़ी एग्जाम्पल इसके बैंक्स की है। तो ये जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं, उन्हीं ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट में आपको रिस्पॉन्ड करते हैं। ग्रुप वेयर में ये क्या जी, ग्रुप वेयर में ये हमें फैसिलिटेट करते हैं अगर हमको चैट का कम्युनिकेट करना चाहें आपस में, और वो चैटिंग जो वो लाइव भी हो सकती है, चैट लाइव चैट हो सकती है, दैट मस्ट बी ऑडियो वीडियो फाइल्स ग्राफिक्स कुछ भी है, ये सब के सब ये हमारे पास हैं। तो जी ये था जी हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने डिस्कशन स्टार्ट की है। ये इतना बड़ा टॉपिक क्लाइंट सर्वर का कि इसको आप बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो चूँकि आप सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो शायद आप अंडरस्टैंड नहीं कर सके, तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। बीच में आप देखते हो कई जगह मैं थोड़ा सा रुक रहा था। उसकी रीज़न ये थी कि मैं सोच रहा था कि ये चीज़ें आपसे डिस्कस करूँ कि ना, क्योंकि ये सब की सब एडवांस लेवल की चीज़ें हैं। तो मे बी इस वक्त आपको उसकी ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ इसके बेसिक कंसेप्ट का पता होना चाहिए
तो बेसिक कंसेप्ट मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। इन एप्लीकेशंस में, इन प्रॉब्लम में हम आर्किटेक्चर को पार्टीशन करते हैं इनटू कंपोनेंट्स। वो कंपोनेंट्स कौन से होंगे जी? क्लाइंट्स एंड सर्वर्स। क्लाइंट इनिशिएट करेगा कोई रिक्वेस्ट और वो रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर तक। सर्वर क्या करता है जी? सर्वर का काम है जी सर्विस प्रोवाइड करना। वो कोई स्पेसिफिक सर्वर सर्विस हो सकती है, फोटो की हो सकती है, कैटलॉग की हो सकती है, ऑडियो की हो सकती है, वीडियो की हो सकती है, चैट की हो सकती है, वट जो भी है वो आगे से रिस्पॉन्ड किया जाएगा आपको। क्लाइंट को पता होना चाहिए इस वक्त मैं किन सर्वर के साथ एसोसिएट हूँ। सर्वर्स को जानने की ज़रूरत नहीं कौन कौन से क्लाइंट्स हैं जो इस वक्त मुझे एक्सेस कर रहे हैं या मैं जिनके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ। तो क्लाइंट सर्वर मैंने कहा था जी कंपोनेंट्स होंगे। तो कंपोनेंट्स कम्युनिकेट कैसे करेंगे? थ्रू नेटवर्क्स। वो नेटवर्क्स वायरलेस भी हो सकता है, वो नेटवर्क्स इंटरनेट भी हो सकता है, नेटवर्क भी हो सकता है, डेफिनेट नेटवर्क होगा, लोकल नेटवर्क भी हो सकता है। तो ये इनमें कम्युनिकेट करवाएगा। उसके बाद हम लोगों ने देखा रिप्रेजेंटेटिव कि क्लाइंट सर्वर में इनको रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो उसमें फाइल सर्वर की हमने बात की, डेटाबेस सर्वर्स की बात की, ट्रांजैक्शन सर्वर्स की बात की और ग्रुप वेयर की बात की। आई होप अब ये चारों के चारों टाइप के सर्वर आप कंप्लीट जान चुके होंगे। अगर फिर भी आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन है, यू आर वेलकम, आप डिस्कस करें, क्वेश्चन करें, कमेंट्स करें, ताकि मैं अपनी आई विल ट्राई माय बेस्ट कि जिस हद तक हो सका चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अभी हमारा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ जी क्लाइंट सर्वर के ऊपर। नेक्स्ट लेक्चर में प्लीज़ ज़रा बहुत अटेंटिवली बैठिएगा क्योंकि हम लोगों ने इसी कॉन्फ़िगरेशन की बात करनी है। वो कॉन्फ़िगरेशन डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें से ख़ास तौर पे हमें देखना है कि कितने किस्म के टीयर्स अवेलेबल हैं। टीयर्स का मतलब है लेयर्स कितने अवेलेबल हैं और वो सिंगल टीयर, 2 टीयर, 3 टीयर, 4 टीयर, ये सब चीज़ें क्या हैं हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। If you have any question, you are honestly you are welcome, warmly welcome through Google Class, through YouTube, through my जो हमारे पास ग्रुप है इसका व्हाट्सएप का, उसके थ्रू। अगर इंडिविजुअली करना चाहते हैं अगेन यू आर वेलकम। अगर कोई में कोई प्रॉब्लम है, कोई शाइनेस है तो आप इंडिविजुअली करने को ऐसा मसला नहीं है। कलेक्टिवली जब आप ग्रुप पे कर लेंगे तो उसमें सब स्टूडेंट्स का भला हो जाता है। मसलन एक ऐसा क्वेश्चन जो आपके माइंड में था वो बाकी लोगों के माइंड में नहीं आ सका, तो आपके क्वेश्चन से बाकी लोग भी इसमें लर्न कर सकेंगे। तो ये था जो हमारा आज का लेक्चर। अगेन अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी। अंटिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।